नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है। एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं उनका हम शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। जब हम किसी भी चीज़ का बार बार रिवीजन करते हैं ना तो चीज़ें में याद हो जाती हैं। और जीके जीएस आपके लिए हेल्पफुल तभी होगी जब आपको जीके जीएस फिंगर टिप्स में याद होगी, क्योंकि इस पोर्शन से आप टाइम को सेव करके मैथ, रीजनिंग और क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम अशोक और मौर्य साम्राज्य की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले की क्लास में हमने बिंदुसार के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस कर चुके थे। जैसे आपको पता है कि भैया बिंदुसार के दो पुत्र थे, अशोक और सुशील। दो पुत्रों का वर्णन मिलता है। वैसे तो सिंगली अनुश्रुति कहती है कि अशोक ने अपने ही 99 भाइयों की हत्या किया था, लेकिन इतिहास में आपको बिंदुसार के सिर्फ दो पुत्रों का वर्णन मिलता है। एक पुत्र है सुसीम, एक पुत्र है अशोक। सुसीम कहाँ का राज्यपाल था? सुसीम था उस टाइम पे तक्षशिला का राज्यपाल, जबकि अशोक कहाँ के थे? अशोक थे अवंती के राज्यपाल। तो भाई बिंदुसार की मृत्यु हो जाती, उसके बाद शासक कौन बनते हैं? अशोक, जो कि अशोक उस टाइम पे राज्यपाल कहाँ का था? अवंती। अब भाई राजपाल क्या होता है? जो किसी क्षेत्र विशेष का यो अधिकारी होता है। भाई जैसे अवंती अशोक के नियंत्रण में था, तक्षशिला सुसीम के नियंत्रण में था। तो इसी प्रकार क्या हुआ? अशोक शासक बना। देखो अशोक शासक बना। अब अशोक के शासक बनते ही इसने सबसे एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। उसी युद्ध को कहते हैं कलिंग का युद्ध। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण किया। जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो उस टाइम पे कलिंग का राजा कौन था? उस टाइम पे कलिंग का राजा था नंदराज। नंदराज उतना योग्य शासक नहीं होता, वो अशोक के द्वारा कलिंग के युद्ध में पराजित हो जाता है। कलिंग के युद्ध में अशोक ने भीषण नरसंहार किया, बहुत भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध के रक्तपात को देख के अशोक का स्वयं का हृदय इतना परावर्तित हो गया। उसे लगा क्या सिर्फ एक राज्य विस्तार के लिए इतना रक्त बहाने की जरूरत थी? उसका हृदय परावर्तित हो गया और अशोक ने क्या कर लिया? शांति का जीवन चारण के लिए बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो भाई कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कौन से धर्म को स्वीकार कर लिया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अब कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं अशोक इससे पहले कौन से धर्म को मानता था? तो अशोक इससे पहले दो धर्मों का वर्णन मिलता है। एक तो ब्राह्मण धर्म का वर्णन मिलता है, इसी के साथ साथ आपको शैव धर्म का भी वर्णन मिलता है। क्योंकि कल्हड़ की किताब है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में वर्णन मिलता है कि अशोक ने कश्मीर में अशोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि अशोक इससे पहले शैव धर्म को भी मानता था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन से धर्म को स्वीकार कर लिया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। जब कलिंग में आक्रमण किया, कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखो सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगी। अशोक भारत का पहला राजा जिसने अभिलेख लिखने की परंपरा को प्रारंभ किया। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, भारत के प्राचीनतम अभिलेख किसके हैं? भारत के प्राचीनतम अभिलेख अशोक के अभिलेख है। विश्व का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? विश्व का प्राचीनतम अभिलेख है बोगजोकोई का अभिलेख, जो कि आपको एशिया माइनर से मिला था। अभिलेखों का अध्ययन किसमें करते हैं? एपिग्राफी। एपिग्राफी वो शाखा है जहां पर हमें क्या करते हैं? अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। आपको 3 पॉइंट याद हुए कि नहीं? पहली बात, विश्व का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? बोगजोकोई का अभिलेख, जो कि एशिया माइनर से मिला है। भारत का प्राचीनतम अभिलेख किसका है? अशोक का अभिलेख है। अभिलेखों का अध्ययन किसमें करते हैं? एपिग्राफी में। अच्छा, अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इराक के राजा डेरियस प्रथम के द्वारा अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा मिली। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने किया था? टी पैंथलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज किया था। जबकि अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने था? भैया 1750 में टी पैंथलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज तो कर दिया, लेकिन अशोक के अभिलेख लिखे क्या है? जैसे आर्यमेक लिपि में लिखे थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे थे, तो पढ़ नहीं पाया। पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने।
इतनी बातें याद हुई कि नहीं। इसी प्रकार अशोक के हमें कुछ अभिलेख मिलते हैं, कुछ शिलालेख मिलते हैं, कुछ स्तंभलेख मिलते हैं। तो जैसे कुछ ऐसे अभिलेख भी थे जिनको क्या हुआ था पहले, जैसे एक मेरठ में था मेरठ अभिलेख, एक था टोपरा अभिलेख हरियाणा में। इन दोनों अभिलेखों को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया। एक था आपका कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख को जहांगीर दिल्ली लेकर आया था। तो ऐसे अशोक के कुछ प्रमुख अभिलेख हैं। और कुछ अभिलेख के 14 जो शिलालेख थे अशोक के, 14 शिलालेखों में हर एक शिलालेख में कुछ विशेष बात का वर्णन है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भैया प्रथम शिलालेख में वर्णन किसका है। प्रथम शिलालेख में वर्णन है पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु की चिकित्सा, कि सिर्फ मनुष्य की चिकित्सा नहीं करनी, जरूरत पड़ने पर पशुओं की भी चिकित्सा करनी है, उनकी भी देखभाल करनी है। मतलब मानव के लिए तो बहुत अच्छा व्यवहार कर ही रहा था, इसी के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी अच्छे व्यवहार की बात कर रहा था। तीसरा शिलालेख में कहते हैं अपने अधिकारियों के हर 5 वर्ष में दौरा करिए। एक जिले का प्रधान अधिकारी था रज्जुक, रज्जुक को कहता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में आप क्या करिए, पूरा दौरा करिए, सारी चीजों का निरीक्षण करिए, प्रजा के कल्याण का काम करिए। रज्जुक के द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के लिए एक शब्द का प्रयोग मिलता था, अनुसंधान। अगर कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले मौर्य काल में अनुसंधान का तात्पर्य क्या था, मौर्य काल में अनुसंधान का तात्पर्य था रज्जुक नामक अधिकारी के द्वारा 5 वर्ष में पूरे जिले का दौरा किया जाना। क्लियर हो गया। इसी के साथ साथ 5वें शिलालेख में धम्म महापात्रों की भी नियुक्त किया कि भैया लोग धार्मिक जीवन सही से जी पा रहे कि नहीं जी पा रहे, इसके लिए धम्म महापात्रों की नियुक्त किया। 11वें शिलालेख में अशोका ने क्या किया था, अपने ही धम्म की व्याख्या किया। धम्म जो संस्कृत भाषा का धर्म शब्द है, इसी का प्राकृत भाषा में रूपांतरण क्या होता है, धम्म कहलाता है। क्योंकि अशोक के टाइम पे जो भाषा सर्वाधिक प्रचलित थी, कौन सी भाषा थी, प्राकृत भाषा। क्लियर हो गया। अशोक के 13वें शिलालेख में क्या था, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है, क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ें आपको याद करनी। कैसे याद होंगी, एक बार सुनिए 2 बार सुनिए, लेकिन याद जरूर कर लीजिए। मौर्य काल में बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। बलि एक कर होता था, कौन सा कैसा करता, धार्मिक करता। जबकि जो भू राजस्व का कर होता था उसको हम क्या कहते थे, भाग कहते थे। देखो दोनों बातों को समझिएगा। मौर्य काल में 2 प्रकार के कर लिए जाते थे। एक तो होता था राजस्व कर, कि भाई आपके यहाँ पे कितनी फसल हुई उस पर एक राजस्व कर। जो राजस्व कर होता था उसे हम क्या बोलते थे, भाग बोलते थे। जबकि जो सिंचाई कर था, सिंचाई कर को हम क्या बोलते थे, उदक भाग। सिंचाई कर को क्या बोलते थे, उदक भाग। जबकि जो धार्मिक कर था उसे क्या बोलते थे, बलि बोलते थे। मौर्य काल में 3 प्रकार के विशेष करों का उल्लेख मिलता है। एक धार्मिक कर था जिसे हम बलि के नाम से जानते थे, एक राजस्व कर था जिसे हम भाग के नाम से जानते थे, एक सिंचाई कर था जिसे हम उदक भाग के नाम से जानते थे। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। इसी के साथ साथ भरूच और सांची स्तूप की स्थापना अशोक ने करवाई थी। मौर्य शासन काल में अशोक के टाइम पे भरूच और सांची के स्तूप की स्थापना हुई थी। देखो अशोका ने लगभग क्या किया था, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने कराया था, अशोक ने करवाया था। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण स्तूप कौन सा, भरूच और सांची का स्तूप था। इतनी चीजें आज हमने पढ़ी, इसके आगे की चीजें अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।